Okay, so Assalamu alaikum. Well, today we are back with some more topics of renal anatomy, and let's see what we are going to study today. So, the topics are going to be male urethra and female urethra. So, our part 1 is male urethra. Okay, as you guys know, we start off from BD, so let's see what it says. It says that male urethra is 18 to 20 centimeters long that extends from the internal urethral orifice in the bladder to the external opening. अच्छा, अभी दिखता कैसा है? ये दिखता कुछ ऐसे है कि right at the neck of bladder, our urethra begins at the internal urethral orifice, which is present right here. It is its proximal opening, and the distal opening is present right at this tip, and where it is basically giving the external urethral orifice, and from where the voiding of urine takes place in the penile glands. This is the glans penis. Okay, so in this way, starting from the neck of the bladder, extending up till the external urethral orifice, this hole is the male urethra. All right, so कहते हैं कि male urethra can be divided into 4 major components or 4 major parts. One is that pre-prostatic urethra, which is present before the prostate gland right here, जिसको हम लोग intramural urethra भी कहते हैं because it is present within the neck of the bladder. So यहाँ पर जो होगा urethra, that will be called as pre-prostatic urethra, and within the substance of prostate gland, जहाँ पे ये prostate gland को transverse करके नीचे आ रहा है, there will be called as prostatic urethra. दिस वन, और जहाँ पर ये पास कर थ्रू द पेरिनियल मेम्ब्रेन और द यूरोजेंटल डायफ्राम, वहाँ पर हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. एंड वेयर इट इज पासिंग थ्रू द कॉर्पस स्पोंजियोसम ऑफ द पिनाइल ऑफ द पेनिस, इट विल बी कॉल्ड एज पिनाइल यूरेथ्रा और द स्पोंजी यूरेथ्रा. स्पोंजी इसलिए क्योंकि इट इज़ पासिंग थ्रू द कॉर्पस स्पोंजियोसम ऑफ द पेनिस, जो कि वो क्या होता है वो हम आगे इमेजेस में देखते हैं. ओके, सो वाइल पासिंग थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जो एक ओपनिंग होती है, वैसे तो डायमीटर ऑफ यूरेथ्रा रिमेन्स ऑलमोस्ट 6 मिलीमीटर्स, बट इसकी जो शेप्स होती हैं, इसकी जो ट्रांसफर सेक्शन में शेप्स होती हैं वो डिफरेंट होते हैं. एज यू कैन सी हेयर इन दिस वे, लाइक प्रोस्टैटिक पार्ट से गुजरते हुए कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर यूरेथ्रल क्रस्ट होते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं कि यूरेथ्रल क्रस्ट क्या होते हैं. मेम्ब्रेनस पार्ट से गुजरता हुआ कुछ ऐसा दिखेगा. पिनाइल पार्ट से गुजरते हुए देखो ये सर्कुलर होता है, एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस पर ये ऐसा दिखेगा. बट दिस शेप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर रादर कंसर्न विद सम मोर स्ट्रक्चर्स. सो लेट्स सी. ओके, तो हमने कहा कि देर आर सेवरल पार्ट्स, हमने इनको फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस इसको हमने डिवाइड किया हुआ है इनटू सेवरल पार्ट्स मेल यूरेथ्रा को, एज वी जस्ट डिस्कस्ड. एंड द फर्स्ट वन बीइंग द प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रेजेंट बिहाइंड और बिफोर द prostate gland right here. As I told you, it's also called as intramural part because it is present within the neck of the urinary bladder. इसकी लेंथ काफ़ी कम होती है, it's only 0.5 to 1.5 centimeters in length. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इस के इर्द गिर्द एक इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल इसलिए है क्योंकि फीमेल्स में ये स्फिंक्टर एब्सेंट होता है. फीमेल्स डू नॉट हैव एनी इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, वी ओनली हैव external urethral sphincter. All right, so this is the pre-prostatic part of the urethra, and this is the internal urethral sphincter, which is basically simply a collar of smooth muscle fibers surrounding the urethra at this point, called as the internal urethral sphincter. All right, so अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी. When it passes through the prostate gland, this is urethra. इसकी पोस्टीरियर वॉल पे ना एक क्रस्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट. दिस वन यहाँ पे तो अप्रिशिएट नहीं हो रहा कि ये इसकी किस वॉल पर है, बट बेसिकली दिस क्रस्ट इज प्रेजेंट ऑन इट्स पोस्टीरियर वॉल, ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड. देयर इज़ अ क्रस्ट इज प्रेजेंट विच इसको कहते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट. अच्छा, अगर बीच में क्रस्ट या रिज बनेगा तो उसके इर्द गिर्द डिप्रेशन वाले रीजन्स बन जाएंगे. तो जो क्रस्ट के लेटरल रीजन्स पड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूरेथ्रल साइनसेस, क्योंकि वो साइनसेस इसलिए क्योंकि वो बेसिकली डिप्रेसिव से रीजन्स होते हैं. एंड on each side of the crust these are urethral sinuses, और urethral sinuses में basically opening हो रही होती है prostatic glands की. 15 to 20 prostatic glands होते हैं, उनकी opening होती है within the urethral sinuses, जिसके ज़रिए जो आपका prostate gland secretions होती हैं वो basically urethra में enter होती हैं. And within the urethral crust there is a central region, एक central सा जिसे कह सकते हैं कि एक एलिवेशन होती है, राउंडेड एलिवेशन होती है, जिसे हम बोलते हैं वेरू मोन्टेनम या सेमिनल कॉलिकोलस या कॉलिकोलस सेमिनालिस, एक ही बात है.
तो वो यहाँ मिड में होता है, मानी कि क्रस्ट के दरमियान में ग्राउंडेड सी एलिवेशन, इसे अगर नाम क्या सेमिनल कॉलिकोलस या फिर कॉलिकोलस सेमिनालिस, और इसको हम लोग वेरू मोन्टानम भी कहते हैं। बेसिकली मैं ये वर्ड इसलिए यहाँ पे ये सारा मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पर मेंशनिंग है प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा की, वहाँ पर उन्होंने ये बोला हुआ कि प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बेसिकली एक्सटेंड करता है फ्रॉम द नेक ऑफ ब्लेडर अप टिल द वेरू मोन्टानम। तो वहाँ पे आपको फिर वो कन्फ्यूजन होगी कि वेरू मोन्टानम होता क्या। तो बेसिकली एट द मिडल ऑफ द यूरेथ्रल क्रस्ट इन द प्रोस्टेट ग्लैंड एक राउंडेड से एलिवेशन होती है इन द मिडल ऑफ इट, उसे हम बोलते हैं वेरू मोन्टानम और द सेमिनल कॉलिकोलस। और उसके दरमियान में बेसिकली 3 ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग होती है प्रोस्टैटिक यूट्रिकल की, अब प्रोस्टैटिक यूट्रिकल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और 2 ओपनिंग्स होती हैं जैकुलेटरी डक्ट्स की, जिसमें से डेफिनेटली इसमें सेमन एंटर होना है। और ये हो गया आपका प्रोस्टैटिक साइनस, ये हो गया यूरेथ्रल क्रस्ट, ये हो गया वेरू मोन्टानम, और उसमें हो गए 3 ओपनिंग, और ये सारे हो गए प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स की ओपनिंग्स। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी। वैसे तो ये मतलब प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में हमने दोबारा एक्सप्लेन करना है, पर वो वेरू मोन्टानम का वर्ड आ रहा था तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, देन वी हैव द आफ्टर, अच्छा ये वाला सारा पोर्शन है प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का, एंड दिस वन इज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। इट इज़ 3 to 4 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, एंड इट एज यू सी इट पासिस थ्रू द सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर आपको अप्रिशिएट हो रहा होगा वेरू मोन्टानम, जो कि ये है छोटा सा एलिवेटेड सा पोर्शन, और जो कि बेसिकली बनता है ड्यू टू द मीडियल लोब ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो मीडियन लोब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो बेसिकली एक एलिवेशन बनाता है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ यूरेथ्रल क्रस्ट, और उसी को हम लोग वेरू मोन्टानम या फिर सुपीरियर कॉलिकोलस बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, ये अगेन वही है यूरेथ्रल क्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पोस्टीरियर वॉल पर जो है हमारा यूरेथ्रा जो पास करता है प्रोस्टेट ग्लैंड में से, तो उसकी पोस्टीरियर वॉल पर एक क्रस्ट, एक रिज बन जाता है, उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट। और इसी रिज की वजह से जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है वो सिकल शेप हो जाता है, जैसे हमने पीछे देखा था। अगर आप लोगों को याद हो तो रुके दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ ये, सो यू कैन सी दिस वन, ठीक है, सिकल शेप्ड हो गया। सो उसी वजह से हुआ क्योंकि उसमें एक क्रस्ट है। एंड अगेन वी आर बैक विथ इट। तो आप लोगों को एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि ये पूरा का पूरा यूरेथ्रल क्रस्ट है जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा पर होता है, मैंने पासिस थ्रू था प्रोस्टेट ग्लैंड। इस अगर बीच में क्रस्ट होगा तो उसकी साइड्स पर डिप्रेशंस होंगे, जो हम बोलेंगे यूरेथ्रल साइनसिस। साइनसिस में ओपनिंग हो रही है डक्ट्स की। कौन से डक्ट्स हैं वो हैं प्रोस्टैटिक डक्ट्स, जिसके जरिए प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सिक्रेशंस यूरेथ्रा में पोर करेगा। और यहाँ पे बीच में वेरू मोन्टानम या एक सेंट्रल जिसे कह सकते हैं कि प्रोमिनेंस के ऊपर 3 डक्ट्स की ओपनिंग है। 2 होते हैं जैकुलेटरी डक्ट्स और एक होता है प्रोस्टैटिक यूट्रिकल की ओपनिंग। अब प्रोस्टैटिक यूट्रिकल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। और प्रोस्टैटिक यूट्रिकल बेसिकली ना एक सैक लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली ना हमारे यूरेथ्रा से ही पोस्टीरियरली जैसे कह सकते हैं कि जैसे कैन सी के ऐसे ना वो प्रोजेक्ट किया होता है। एक प्रोजेक्शन से एक डाइवर्टिकुलम सा होता है जो कि बेसिकली एक्सटेंशन होती है यूरेथ्रा की। एज यू कैन सी, देखो यूरेथ्रा यहाँ से नीचे आ रहा है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर ना एक हल्की सी डाइवर्टिकुलम, एक हल्की सी प्रोजेक्शन दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टैटिक यूट्रिकल, ठीक है। और इसी प्रोस्टैटिक यूट्रिकल की ओपनिंग हमने देखी थी, जो कि किसमें हो रही थी, वेरू मोन्टानम के सेंटर में हो रही थी, याद है। तो बेसिकली इसमें जस्ट कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रेशन इसमें पोर कर देते हैं। ज़्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है ये, पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्टैटिक यूट्रिकल क्या है और कैसा दिखता है। तो ये ऐसा दिखता है। बुक में से कोई खातिर ख्वाह डायग्राम नहीं मुझे नज़र आई। अच्छा, देन अगेन हमने यूरेथ्रल क्रस्ट की बात कर ली, ठीक है। अच्छा जी, फिर उन्होंने बात की थी यूरेथ्रल साइनसिस की। एज आई टोल्ड यू कि जस्ट लैटरल टू द क्रस्ट साइनसिस होंगी डेफिनेटली, जिसमें प्रोस्टैटिक ग्लैंड की डक्ट्स ओपन होंगी, ठीक है। देन उन्होंने बात की थी सेमिनल कॉलिकोलस की या फिर वेरू मोन्टानम की, जो कि सेंट्रल सी एलिवेशन है ड्यू टू द मीडियन लोब ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। देन बात की थी उन्होंने एजैकुलेटरी डक्ट्स की, जिसके ज़रिए बेसिकली आपका सीमेन एंट्री लेगा इनटू द यूरेथ्रा। एंड देन बात हुई थी प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की ओपनिंग की। वो क्या होता है, वो पोस्टीरियर एक डाइवर्टिकुलम होता है फ्रॉम द यूरेथ्रा, ओके। अच्छा, फिर बात की जाती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की। वो कहाँ पर होता है, वो होता है एट द लेवल ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन। अच्छा, एज कम्पेयर टू बाकी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो बेसिकली बिल्कुल पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, बट इन दिस केस एज यू कैन सी जो मेल यूरेथ्रा है उसका एक्सटर्नल स्फिंक्टर काफ़ी प्रोक्सिमली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर उसका प्रोक्सिमल स्फिंक्टर है तो यहाँ पर उसका डिस्टल स्फिंक्टर है। मतलब हम तो एक एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि लाइक स्फिंक्टर हैज़ टू बी राइट ऑन द पेरिफेरी, या बिल्कुल डिस्टली होना चाहिए लाइक ग्लैंस पेनिस के लेवल पर, बट इट्स नॉट एट द लेवल ऑफ ग्लैंस पेनिस, रादर इट्स एट द लेवल ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, जहाँ पर बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलकर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बना रहे होते हैं, एज यू कैन सी हियर। और यही बेसिकली मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा भी है, जहाँ पे यूरोजेनिटल डायफ्राम भी है और उसको पेरिनियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं।
और उसी पेरिनियल मेम्ब्रेन की वजह से हम इसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली वॉलंटरी मसल्स होते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स आर मोस्टली वॉलंटरी, तो ये वॉलंटरी स्मूथ मसल स्ट्राइटेड मसल्स में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे कंट्रोल में होता है, और इसी की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिनरी कॉन्टिनेंस पॉसिबल होती है, कंटिनेंस पॉसिबल होती है। अच्छा, सो वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ इट। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी हो गया। और अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई। हमारी बुक में ना डिविजन्स को जिस तरह से हुई है, उन्होंने मेल यूरेथ्रा की दो डिविजन्स की हैं। एक है पोस्टीरियर पार्ट और एक है एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में उन्होंने 3 चीज़ों को इंक्लूड किया, प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा को। और एंटीरियर पार्ट में उन्होंने इंक्लूड किया पेनाइल यूरेथ्रा को और बल्बर यूरेथ्रा को। उन्होंने ये 2 डिविजन्स की हुई हैं। तो हमने प्री प्रोस्टैटिक देख ली जहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर था, हमने प्रोस्टैटिक भी देख ली जहाँ पर उसकी डिफरेंट चीज़ें थी और प्रोस्टैटिक ग्लैंड में से पास कर था, हमने मेम्ब्रेनस भी देख ली जहाँ पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर था। अब बात करते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा की, जिसमें बल्बर यूरेथ्रा आ जाएगा और पिनाइल यूरेथ्रा या स्पॉन्ज यूरेथ्रा आ जाएगा। तो उसको भी देखते हैं साथ में। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसका, तो मैंने ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नवेकुलर फोसा बेसिकली इट इज़ द ओपनिंग टूवर्ड्स आउटसाइड, एक डिप्रेशन सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं नवेकुलर फोसा, और इसको हम लोग डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा भी कह सकते हैं। सो इसकी भी इमेज थी, तो आई थॉट कि मैं ये भी दिखा दूँ आप लोगों को। अच्छा, फिर डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, ठीक है, या फिर कॉर्पस कैवर्नोसम या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो वो क्या होते हैं? तो बेसिकली दिस टू आर द इरेक्टाइल बॉडीज़ जो कि पेनिस का सब्सटेंस बना रही हैं। एक्सटर्नल वन इज़ कॉल्ड एज कॉर्पस कैवर्नोसम, या अगर बायलेटरली बात करें तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और जो बिल्कुल यूरेथ्रा को लाइन कर रही हैं आउटसाइड, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, as you can see here. So this one is corpus spongiosum, this one is corpus cavernosum. So these two are the erectile bodies which are forming the substance of the penis, and these are basically surrounding the male urethra, that is why they are important here. Okay, so navicular fossa भी हो गया, which is the बिल्कुल distal component जो होता है, जो कि basically just before its exit to the outside, urine has to pass through it, or the semen, because it is performing dual functions. ओके, सो ये दोनों दिखा दी। अच्छा, देन दे आर टेलिंग अस दैट देयर आर सम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो कि ओपन हो रहे हैं इनटू द बल्बर पार्ट ऑफ द पेनिस। अच्छा, अगर आप लोग एक इमेज देखो ना, तो आप लोग नोट करोगे कि बाकी सारे पोर्शन में यूरेथ्रा की का जो डायमीटर है वो कांस्टेंट है, बट जस्ट बिफोर एग्जिटिंग एंड राइट हेयर ये तो इसमें थोड़ा डायलिटेशन आ रही है। तो जो ऊपर डायलिटेशन आ रही है ना, ये बेसिकली है एट द लेवल ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस, क्योंकि यहाँ पे इसको सराउंड किया हुआ है बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल ने। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पर यूरेथ्रा थोड़ा सा डायलेट किया हुआ है, इस पोर्शन को कहते हैं बल्बर यूरेथ्रा, और ये जो नीचे डायलिटेशन आ रही है इसे हम कहते हैं नेविकुलर फोसा, ठीक है। बस ऐसे ही सीन है। तो अब हम बल्बर यूरेथ्रा को देख लेते हैं। लाइक अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना हो कि बल्बर यूरेथ्रा कौन सा है और स्पॉन्जी यूरेथ्रा कौन सा है, तो बेसिकली जहाँ पे इसकी डायलिटेशन हो वो बल्बर यूरेथ्रा है, और नीचे वाला वो सारा पार्ट जो कि पास कर रहा है थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, वो सारा पिनाइल या स्पॉन्जी यूरेथ्रा है। सो दिस इज़ द बल्बर यूरेथ्रा वेयर इट इज़ पासिंग थ्रू द बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल। अच्छा, एक तो ये बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल में से पास कर, इसलिए हम इसे बल्बर यूरेथ्रा कहते हैं। सेकंडली इसमें डक्ट्स ओपन हो रही हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की, एज यू कैन सी हियर। तो ये बेसिकली म्यूकस सिक्रेटिंग भी ग्लैंड्स होते हैं, ये जो कि अपने सिक्रेशंस को पोर करते हैं टू द बल्बर यूरेथ्रा थ्रू दिस 2 डक्ट्स, एज यू कैन सी हियर। अच्छा, फिर बात की जाती है देयर आर सेवरल लेक्यून आर बेसिकली द पिटेड डिप्रेशंस, कुछ पिट्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं इन द सब्सटेंस ऑफ द यूरेथ्रा, जो कि बेसिकली उन पिट्स में बेसिकली ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स। तो उनमें से एक जो होता है पिट, वो थोड़ी ज़्यादा डीप होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, इसे हम बोलते हैं लेक्यूना मैग्ना, जो कि एट द रूफ ऑफ द नेविकुलर फोसा प्रेजेंट होती है, एज यू कैन सी हियर एंड हियर। सो बुक में मेंशन थे, मैं सोचा इसको इमेज अच्छी से ढूंढ के डाल दूँ इसमें। सो दिस ऑल आर द स्मॉल लेक्यूने और द स्मॉल पिट्स जिनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, या फिर हम कहेंगे यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और इसकी एक बड़ी पिट होती है, एक बड़ा लेक्यूना होता है, उसे हम बोलते हैं लेक्यूना मैग्ना, जो कि एट द रूफ ऑफ नेविकुलर फोसा राइट हियर प्रेजेंट होता है, एट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेविकुलर फोसा या एट द रूफ ऑफ नेविकुलर फोसा। और बाहर आपको एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस नजर आ रहा है। अच्छा, आपने 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं करना कभी भी कि
एक बात होती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस की और एक बात होती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की। ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। जो स्फिंक्टर था वो काफ़ी ऊपर प्रेजेंट है, एज यू सॉ एट द लेवल ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, वो अलग चीज़ है। जो ये बात यहाँ हो रही है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस की, जो कि उसकी ओपनिंग है, डिस्टल ओपनिंग, वो ग्लैंड पेनिस के लेवल पर होगी या नवेकुलर फोसा के लेवल पर होगी। तो उसको आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना। स्फिंक्टर अलग लेवल पर है और ऑरिफिस या ओपनिंग अलग लेवल पर है इसकी। अच्छा जी, अच्छा बाद में कुछ मतलब रट्टे वाली चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट थे मेज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे इसकी डिविजन्स हुई हुई हैं और कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसकी आर्टेरियल सप्लाई है, विनस ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है और इसकी इनर्वेशन है। तो आर्टरीज एज इट इज़ यूरेथ्रा, तो इसको यूरेथ्रल आर्टरी सप्लाई करेगी जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी विच इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द लोअर पेल्विक रीजन। अच्छा, और ये रन करती है थ्रू द कॉपस स्पोंजियोसम टू रीच द ग्लैंड पेनिस। फिर बात होती है एक डोर्सल पिनाइल आर्टरी भी होती है, वो भी इसको सप्लाई देती है, जिसकी बेसिकली ओरिजिन थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द यूरेथ्रल आर्टरी। अच्छा, वेनस ड्रेनेज कुछ इस तरह से कि एक एंटीरियर यूरेथ्रा से ड्रेनेज होता है और एक होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा से, दोनों अलग हैं, लेकिन इवेंचुअली दोनों ने ड्रेन किस में करना है, इंटरनल आइलिक वेन में ही करना है, बिकॉज वही फिर आगे जाकर इन्फर वेना कवर में ड्रेन करेगी। अच्छा, तो एंटीरियर यूरेथ्रा से जाएगी इनटू द डोर्सल वेन ऑफ पीनस, ठीक है, वहाँ से जाएगी इनटू द इंटरनल पिडेंडल वेन, जहाँ से इसको बेसिकली आर्टरी सप्लाई भी मिली थी एज वी सॉ internal pudendal artery से, which drains into the prostatic venous plexus and eventually into the internal iliac vein। जबकि जो posterior component है वहाँ से सीधा वो prostatic और vesical venous plexus में जा रहा है और internal iliac vein में जा रहा है। वहाँ पे basically dorsal vein involved नहीं है, वहाँ पे internal pudendal vein involved नहीं है, वहाँ डायरेक्टली कुछ plexus से वो internal iliac vein में ही ड्रेन कर रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए lymphatic drainage की, तो वहाँ पे prostatic पार्ट की अलग है, membranous पार्ट की अलग है और anterior urethra की अलग ड्रेनेज है। जिस तरह हम देखा था, इफ़ यू कैन रिकॉल, कि यूरेटर की भी अपर पार्ट की अलग थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज मिडल पार्ट की अलग थी और डिस्टल पार्ट की अलग थी। इन द सेम यहाँ पर भी उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूरेथ्रा की डिफरेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज है। लाइक जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है उसकी इंटरनल आइलिक नोड्स में ड्रेन हो रही है, मेम्ब्रेनस की भी इंटरनल आइलिक में ही हो रही है, लेकिन जहाँ पर बात आती है एंटीरियर यूरेथ्रा की, या जो हमने बल्बर और स्पॉन्जी यूरेथ्रा की बात की थी, तो वहाँ से ड्रेनेज होती है टू द डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो हमने वो एक पढ़े थे एट द लेवल ऑफ इंग्वानल रीजन में पढ़े थे, तो वहाँ पर हो रही है क्योंकि वो थोड़ा डिस्टली पोर्शन आ जाता है। अच्छा, अगर इनोवेशन की बात की जाए तो हमने किडनी के लेवल पर रीनल प्लेक्सस देखा था, हमने यूरेटर के लेवल पर यूरेटेरिक प्लेक्सस देखा था, हमने ब्लेडर के लेवल पर वेजिकुलर प्लेक्सस देखा था। तो यहाँ पर भी प्रोस्टेटिक प्लेक्सस है, क्योंकि एक मेजर कंपोनेंट मेल यूरेथ्रा का प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास कर रहा होता है, तो इसलिए प्रोस्टेटिक प्लेक्सस वो सप्लाई करता है स्मॉल मसल प्रोस्टेट ग्लैंड को और साथ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को भी। और ग्रेटर कवर्नस नर्व्स आती हैं, सिंपैथेटिक होती हैं जो प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर से, और ये प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। और अब नाउ व्हाट इज़ रैप्टोस्फिंक्टर? रैप्टोस्फिंक्टर क्या होता है? यहाँ पे एक रैप्टोस्फिंक्टर का वर्ड आया हुआ है। तो बेसिकली जो हमारा वॉलंटरी स्फिंक्टर है ना, विच इज़ अंडर आवर वॉलंटरी कंट्रोल, और स्केलेटल मसल से बना हुआ है, विच इज़ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के लेवल पे था, उसी को हम लोग रैप्टोस्फिंक्टर कहते हैं। बेसिकली उसके स्केलेटल मसल कंपोनेंट को हम रैप्टोस्फिंक्टर कहते हैं, क्योंकि अंदर से वो स्मूथ मसल से लाइंड है और बाहर से वो स्केलेटल मसल से लाइंड है, तो इसको हम कहते हैं रैप्टोस्फिंक्टर। और इसकी इनोवेशन ना सोमैटिक नर्व से होती है, विच इज़ इन दिस केस इट्स अ पिडेंडल नर्व, ठीक है, पेरिनियल ब्रांच ऑफ पिडेंडल नर्व, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें बात करनी है फीमेल यूरेथ्रा की, जो कि काफ़ी आसान है बिकॉज एज कम्पेयर टू 18 to 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मेल यूरेथ्रा, फीमेल यूरेथ्रा इज ओनली 4 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। एंड हाउ इट लुक्स लाइक, लेट मी शो यू। हाँ, मेल फीमेल यूरेथ्रा, सो इट लुक्स लाइक दिस। अच्छा, यहाँ तो मेंशन कर देना इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की, लेकिन यहाँ पे कोई स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत स्मूथ मसल्स होते हैं बट उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो प्रॉपरली एज अ स्फिंक्टर एक्ट कर सके। एंड द मेजर इज डेफिनेटली एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर राइट हियर। और यहाँ पर भी एक यूजेंटल डायफ्राम होता है जो कि बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म दिए हुए हैं इन द केस ऑफ मेल यूरेथ्रा। तो वो जो प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म है वो वही है कि जो प्रोक्सिमल यूरेथ्रा है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है और वहाँ पर कौन कौन सी इनर्वेशंस हो रहे हैं। तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पर स्मूथ मसल्स का ही एक रिंग प्रेजेंट होता है, एंड दीज स्मूथ मसल्स आर बेसिकली अदर दैन द स्मूथ मसल्स कवरिंग द ब्लेडर की नेक या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। इनसे एक अलग ही स्मूथ मसल का एक कॉलर बना होता है जो कि एज अ स्फिंक्टर देन एक्ट करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो प्रोक्सिमल स्फिंक्टर है ना मेल यूरेथ्रा का, उसकी मेजर सप्लाई कॉलिनर्जिक है या पैरासिम्पैथेटिक है, वाइल इन केस ऑफ फीमेल्स जो एक्सटर्नल हमारा यूरेथ्रिक स्फिंक्टर है ना उसकी जो मेजर सप्लाई है ना वो मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, मेल की केस में डिवॉइड ऑफ कॉलिनर्जिक सप्लाई है, एंड फीमेल्स के केस में जो मेजर सप्लाई है वो कॉलिनर्जिक ही है और वहाँ पे एड्रिनर्जिक सप्लाई नहीं होगी। आपने ये बात याद रखनी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने मेंशन कर दिया कि इन केस ऑफ मेल्स
टोटली पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ फीमेल्स सारी की सारी सप्लाई कोलिनर्जिक ही होती है, पैरासिम्पैथेटिक ही होती है, और एड्रेनर्जिक फाइबर्स टोटली एब्सेंट होते हैं। ये अपने बात नोट करनी है। एंड द प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज एब्सेंट इन फीमेल्स। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और ये केस में बस बंडल ऑफ स्मॉल मसल्स होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दैट। अच्छा, देन बात की जाती है, अच्छा मुझे वॉल्स ऑफ यूरेथ्रा की कोई खातर ख्वाह अच्छी पिक्चर मिली नहीं थी, अदरवाइज़ मैं इसमें डाल देती। तो इसमें बस फीमेल यूरेथ्रा के बारे में ये बात की हुई है कि इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस एज वी नो इट इज द इंटीरियर मोस्ट कंपोनेंट इन द लोअर पेल्विस, एंड इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ वजाइना एंड द लोअर सर्विक्स एज वी कैन अप्रिशिएट। और अच्छा, कहा जाता है कि एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ यूरिन, उसकी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स होती हैं उनमें एक क्रस्ट होता है, इसको हम यूरेथ्रल क्रस्ट कहते हैं। जैसे हमने पीछे भी देखा था मेल्स में भी जिस पोस्टीरियर वॉल पे था, लेकिन यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों वॉल्स पर होता है। एंड इसके साथ कुछ डक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स के, जिनको हम लोग यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। और वो सारे डक्ट्स ओपन होते हैं लेटरली टू फॉर्म द पैरा यूरेथ्रल डक्ट, जो कि मेन डक्ट हो सकते हैं उन ग्लैंड्स का। खैर क्या कह सकते हैं। ओके, सो वॉल यूरेथ्रा के केस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस ये बताया हुआ है कि जहाँ पर ये एक इसकी वॉल के एक इनर मिकोजा होगा और एक आउटर मस्कुलर कोट होगा, जो कि यूजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की। तो इंटरनल मिकोजा, एक्सटर्नल मसल कोट, और मसल कोट में स्ट्राइटेड मसल भी होंगे, ठीक है, जहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, और बाकी केस में जस्ट स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होंगे। और हमारे केस में जस्ट सिंस एक ही स्फिंक्टर प्रेजेंट है, तो इट हैज़ टू हैव अ गुड, जैसे कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है इन ऑर्डर टू एक्ट एज स्फिंक्टर। अच्छा, सो इसकी अगर बात की जाए आर्ट्रियल सप्लाई की, वीनस ड्रेनेज की और लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो पता चलता है कि इट इज सप्लाई बाय सुपीरियर वेजिकल आर्टरी एंड द वजाइनल आर्टरीज। देयर इज नो स्पेसिफिक यूरेथ्रल आर्टरी नहीं है एज कम्पेयर टू मेल्स, जहाँ पे प्रॉपर यूरेथ्रल आर्टरी थी जो कि इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी से आती है। यहाँ पर सिंपली सुपीरियर वेजिकल यानी कि जो ब्लेडर की आर्टरी है उनसे सप्लाई आ रही है, और वजाइनल आर्टरी से सप्लाई आ रही है। और जो वीनस ड्रेनेज हो रही है वो वीनस प्लेक्सिस होता है अराउंड द यूरेथ्रा, उसमें जा रही है। फिर वेजिकल वीनस प्लेक्सिस में जाएंगी, एंड वहाँ से इंटरनल प्यूडेंटल वेन एंड इंटरनल आइलिक वेन द सेम एज दैट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, उसकी वीनस ड्रेनेज सेम ऑलमोस्ट। और लिम्फेटिक ड्रेनेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स, वहाँ पर जस्ट इंटरनल आइलिक थे और डीप इंग्वानल थे, यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स। एंड देन वी हैव द इनोवेशन, जिसमें मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक ही है, और वो S2 S3 एंड S4 से आ रही है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि S2 S3 S4 मिलकर पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व बनाती है, जो कि नर्वाई अर्जेंटेंसी भी हम उनको कहते हैं। और यही एक मेजर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ द लोअर पेल्विक रीजन की, ठीक है, जैसे हमारी वेगस नर्व अपर रीजन्स की हैं। और ये हम सारा देख चुके हैं कि ऐसे जैसे कि यहाँ पे कोई प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर नहीं है। और बस बाकी सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, जो एज आई टोल्ड यू कि रैप्टो स्फिंक्टर दोनों में होगा, जहाँ जहाँ स्केलेटल मसल का स्फिंक्टर बनेगा उसको हम रैप्टो स्फिंक्टर कहेंगे, और फीमेल्स में भी वो होता है। अच्छा, सो वी आर आई थिंक जस्ट डन विद इट, और इसमें और कोई भी ऐसा सच चीज़ नहीं थी जो मैं एक्सप्लेन ना की हो। अच्छा, फिर एक टर्म यूज़ होती है हाइपोस्पोडियास एंड एपिस्पेडियास, अजीब से वर्ड्स हैं। खैर इन दैट केस होता ये है कि नॉर्मली ये है कि जो हमारा यूरेथ्रा है, इट हैज़ टू ओपन, इट हैज़ टू पास थ्रू द प्रोस्टेट पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, देन थ्रू द स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द पेनिस। बट अगर वो ऐसे मतलब अपना प्रॉपर रूट फॉलो ना करे और वो वेंट्रली या डॉर्सली एंट्री ले इनटू द पेनिस एंड आउटसाइड ओपन हो, तो उस केस में फिर हाइपोस्पेडियास एंड एपिस्पेडियास की कंडीशन बन सकती है, जिसमें हाइपोस्पेडियास में ये होगा कि वो अंडर सर्फेस ऑफ पेनिस में एंटर होगा, लाइक उसको होना कहाँ चाहिए, वो उसको आना चाहिए थ्रू द नेक ऑफ ब्लेडर फ्रॉम द प्रोस्टेट थ्रू द स्पॉन्जी पार्ट एंड टू आउटसाइड। लेकिन अगर वो वेंट्रल सर्फेस सेंटर होता है इनटू द पेनिस, तो उसको हम कहेंगे हाइपोस्पेडियास। और अगर वो डोर्सल सर्फेस से डोर्सल पेनिस पे एंटर हो हमारा यूरेथ्रा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एपिस्पेडियास। अच्छा, फिर एक टर्म यूज़ होती है कैथेटराइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन मेल, क्योंकि बेसिकली एक डिजीज़ होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें वो होते ड्यू टू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ पे इसका पोर्शन में हाइपरप्लेजिया हो जाता है और इसकी साइज इंक्रीज कर जाता है, जहाँ से फिर प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को कंस्ट्रिक्शन मिल सकती है, तो वॉइडिंग ऑफ यूरिन मुश्किल हो जाएगी और वो यूरिन आप नहीं एक्सक्रीट आउट कर सकते। तो इन दैट केस हम कैथेटराइजेशन करते हैं, इन विच वी इंट्रोड्यूस अ कैथीटर थ्रू दिस पाथ एंड देन वी एम्प्टाई द यूरिनरी ब्लैडर। तो कैथेटराइजेशन वाज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर मेंशन करने के लायक था, तो मैंने कर दिया। सो दिस वॉज ऑल। इसके भी सेवरल एंगल्स होंगे, उनको भी हमें माइंड रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, सो दैट कैथेटराइजेशन वुड नॉट बी टफ। ओके, सो लेट मी सी, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं।
एंड आई डू होप कि आपको समझ भी आ गया होगा जो मेजर मेजर पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मुझे लगा था कि एक्सप्लेन करने चाहिए, और वो जिसके हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा था। काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं इनके बारे में पता ही नहीं होता है क्या होता है, और बुक से हम उसको पढ़ के रट्टा मार लेते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर इमेजेस तो बनी नहीं होती हैं। लेकिन फिर हम इतने लेज़ी होते हैं कि हम उसको सर्च भी करने की कोशिश नहीं करते। सो दैट वाज ऑल, बस ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा. So I hope that it had been helpful for you. So thank you so much. That was all for today. खैर टुडे नहीं, अभी मैं थोड़ा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का भी कोई लेक्चर अपलोड करती हूँ शाम तक, तो उसको भी फिर हम देखते हैं. बट मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा यहाँ पर एंड हो चुका है. सो थैंक यू.